हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू सीयूईटी क्रैश कोर्स। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने चल रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के चैप्टर को। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। तो टॉपिक्स जो भी कवर्ड में क्या करने चल रहे हैं बच्चों, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के एमसीक्यूज को करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे सीयूईटी के एग्जाम्स के लिए। यस, तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो। द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट बाय एंटी वेनम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बच्चों क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है, स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट में हम एंटी वेनम का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट में हम एंटी वेनम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट दे रखा है बच्चों, आर्टिफिशियल अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो, एक्टिव इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं, एक्टिव इम्यूनिटी की बच्चों अगर मैं बात करूं, तो मैं ये बोलता हूं कि इसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। क्या होता है बच्चों? होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, राइट। While on the other hand, if we talk about passive immunity, अब बच्चों अगर मैं बात करूं पैसिव इम्यूनिटी की, तो यहां पर होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होगा। होस्ट इम्यून सिस्टम इज नॉट एक्टिव। होस्ट का इम्यून सिस्टम बच्चों यहां पर एक्टिव नहीं होगा, यहां पर एक्टिव नहीं होगा। बात क्लियर है? पहला पॉइंट आप ये समझो, एक्टिव मतलब होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिव है, पैसिव मतलब होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं है। इसका सिंपल भाषा में मतलब ये है कि अगर एक पैथोजन हमारी बॉडी में आया और उसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर रहा है, मतलब एक्टिव इम्यूनिटी। पैथोजन बॉडी में आया, इम्यून सिस्टम कोई रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है, मतलब पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। अब एंटी वेनम की बात करो। देखो, स्नेक बाइट में हम एंटी वेनम दे रहे हैं। अब आप एक खुद बात सोचो यार, एंटी वेनम तो हम जल्दी देंगे क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, पर्सन मर जाएगा। मतलब पॉइंट यहां पर आपको ये समझना है कि स्नेक ने बाइट करा है, उसके बाद हम सोचें कि इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, वो एंटी वेनम बनकर क्लियरेंस करेगा वेनम का, तो भाई इतनी देर में तो पर्सन मर जाएगा। हमें क्या होगा, जल्दी रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। तो जल्दी रिस्पॉन्स के लिए वी जनरली चूज पैसिव इम्यूनिटी। तो इस हम बोल देते हैं एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, स्लो है। क्या है? स्लो है बट लॉन्ग लास्टिंग है। स्लो है बट क्या है बच्चों, ये लॉन्ग लास्टिंग है। वहीं बात करूं बच्चों में पैसिव इम्यूनिटी की, तो फास्ट है बट शॉर्ट लिव्ड है। फास्ट है बट क्या है बच्चा, शॉर्ट लिव्ड है। यहां तक की बात क्लियर है? स्लो है बट लॉन्ग लास्टिंग है, फास्ट है बट शॉर्ट लिव्ड है। तो ये फास्ट है, इसको हम चूज करेंगे। और पैसिव इम्यूनिटी में, हम इस्तेमाल करते हैं प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज को। पैसिव इम्यूनिटी में बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज को। पैसिव इम्यूनिटी में हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज का, बनी बनाई एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली जो एंटी वेनम होता है वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज ही होती है, तो मतलब पैसिव इम्यूनिटी होगी। अब एक बात बताओ, ये जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज है, इसको हम आर्टिफिशियली दे रहे हैं। भाई डॉक्टर इंजेक्शन के थ्रू दे रहा है, तो ऐसी इम्यूनिटी को बोलेंगे आर्टिफिशियल अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पर दे रखा है, देखो, आर्टिफिशियली अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो बच्चों इसका एग्जांपल हो जाएगा वैक्सीन। इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा बच्चा? वैक्सीन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो भी समझ लेते हैं। यार सिंपल सी बात है, देखो, हमने वैक्सीन को इंजेक्ट करा। अब वैक्सीन में इनएक्टिवेटेड पैथोजन हो सकता है, वीकन पैथोजन हो सकता है, या पैथोजन का एंटीजन हो सकता है। वो बॉडी में जाएगा, इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, उसको मारेगा, और साथ में मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। तो एक्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी भी आपको देखने को मिल रही है, बट आर्टिफिशियली हुआ तो ये तो नहीं है एग्जांपल। नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, बच्चों नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल ले लो, चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन ले लो। भाई चिकन पॉक्स का आपको इन्फेक्शन होगा, कुछ टाइम बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो नेचुरली आपको इन्फेक्शन हुआ, आपका इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा, उसको मार के खत्म कर देगा। तो स्लो हुआ बट मार के खत्म कर दिया, और साथ में मेमोरी भी क्रिएट हो गई। तो ये एग्जांपल हो गया नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिविटी। नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी के बच्चों कई सारे एग्जांपल है, मतलब दो एग्जांपल है फेमस, कई सारे बोल रहा हूं मैं, दो एग्जांपल फेमस है। एक तो मदर फीटस को प्रोटेक्शन दे रही है, किसके थ्रू? आईजीजी एंटीबॉडी के थ्रू। और साथ ही साथ मदर इन्फेंट को प्रोटेक्शन दे रही है आईजीए एंटीबॉडीज के थ्रू। तो ये दोनों एग्जांपल हो जाएंगे किसके? नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब देखो, बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल रही है, फीटस को या इन्फेंट को बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल रही है, तो पैसिव इम्यूनिटी है। नेचुरली मिल रही है तो नेचुरली हो गया। बट हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। Which of the following toxic substance is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days in malaria? तो बच्चों क्वेश्चन ही पूछ रहा है इनमें से कौन सा बच्चों टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है चिल और हाई फीवर के लिए। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों इनमें से कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है चिल और हाई फीवर के लिए, जो कि हर तीसरे से चौथे दिन होगा मलेरिया में, पॉइंट समझ में आ रहा है? चेक कर लेते हैं। फर्स्ट है हीमोटॉक्सिन। बच्चों हीमोटॉक्सिन क्या करेगा? हीमोटॉक्सिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, हीमोटॉक्सिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है दैट अटैक आरबीसी या हीमोग्लोबिन। तो ये तो आंसर नहीं है भाई। हीमोटॉक्सिन क्या है? एक नॉर्मल टॉक्सिन है जो कि क्या कर रहा है? आरबीसी पर अटैक कर रहा है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, राइट। सेकंड दे रखा है हीमोग्लोबिन। बच्चों हीमोग्लोबिन तो यार अपनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है भैया, जो तुम्हें ऑक्सीजन मिल रही है वो कैसे आ रही है तुम्हारी बॉडी में? हीमोग्लोबिन ही तो ला रहा है। तो यस ये तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगी बच्चा। ये क्या हो गई? ये तो हो गई रेस्पिरेटरी पिगमेंट। दे रखा है थर्ड दे रखा है हीमोसाइन। ये बिल्कुल सही है भाई। याद कर लो बच्चों प्लाज्मोडियम भैया है, प्लाज्मोडियम भैया इनिशियली तो लिवर में इंफेक्शन कॉज करते हैं और लिवर से जाते हैं आरबीसी में। अब आरबीसी में ये हीमोग्लोबिन का इस्तेमाल करके, पर्टिकुलरली हीम का इस्तेमाल करके बनाते हैं हीमोजोइन। और जब ये आरबीसी को बर्स्ट करते हैं, जब ये आरबीसी को बच्चों बर्स्ट करते हैं तो हीमोजोइन रिलीज होता है। जब आरबीसी को बर्स्ट करते हैं तो हीमोजोइन रिलीज होता है एंड हीमोजोइन इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस जिसकी वजह से चिल्स और फीवर देखने को मिलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्पोरोजोइट्स की बात करें तो स्पोरोजोइट्स क्या है? infective stage of plasmodium for humans। स्पोरोजोइट्स क्या है बच्चों? स्पोरोजोइट्स इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम की ह्यूमंस के लिए। स्पोरोजोइट्स क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम की ह्यूमंस के लिए। भाई याद करो ना यार, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो थी, बाइट कर रही है, बाइटिंग के दौरान वो अपने सलाइवा को इंट्रोड्यूस करती है क्योंकि उसके सलाइवा में एंटीकोगुलेंट एनाफिलिन होता है। इसी सलाइवरी ग्लैंड में सिकल शेप स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होते हैं विच इज बेसिकली प्लाज्मोडियम, जो कि ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसलिए बच्चा मैंने लिखा है इट इज इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमंस। क्लियर? दिक्कत तो कोई नहीं है भैया। चलो देखो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चा। In the life cycle of plasmodium, sexual stages, gametocytes begin to develop in। तो क्वेश्चन यहां पर ये कह रहा है अगर प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की बात करें, क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की बात करें और उसमें अगर सेक्सुअल स्टेजेस की बात करें, गैमेटोसाइट्स की, वो कहां पर डेवलप होती है? अब आपको पता है ना गैमेटोसाइट्स वो हैं जिनसे गैमेट्स बनेंगे। गैमेटोसाइट्स आर दो सेल्स which will form gametes। अब देखो हमें कुछ चीजें याद रखनी है। क्या? ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और वहीं बात करूं फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की, तो बच्चों इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर आपको क्या बात पता चल रही है? आपको यहां पर यह बात पता चल रही है कि ये जो गैमेटोसाइट्स है ये गैमेट कहां बनाएंगी? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में। कहां बनाएंगी? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में बनाएंगी। बट गैमेटोसाइट्स कहां बनते हैं देख लेते हैं। स्टमक ऑफ मॉस्किटो नहीं, स्टमक ऑफ मॉस्किटो की अगर मैं बात करूं तो भाई गैमेट्स या फर्टिलाइजेशन वगैरह ये सब वहां पर देखने को मिल जाएगा मिड गट में पर्टिकुलरली। तो ये तो सही नहीं है। इंटेस्टाइन ऑफ मैन से तो लेना देना है नहीं। लिवर ऑफ मैन नहीं, लिवर ऑफ मैन में इनिशियल इंफेक्शन होता है ऑफ स्पोरोजोइट्स। तो बच्चों स्पोरोजोइट्स का जो इनिशियल इंफेक्शन होता है वो लिवर में होता है मैन के। रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैन, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। आरबीसी को बर्स्ट करके बच्चों, आरबीसी को बर्स्ट करके हीमोजोइन रिलीज करता है जिससे हर तीसरे से चौथे दिन चिल्स और फीवर आते हैं, जो कि मलेरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये तो हमें पता ही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जब
आरबीसी में कंटिन्यूअसली बस्टिंग करता रहता है प्लाज्मोडियम, एक टाइम आता है एग्जॉशन हो जाता है उसका, तो वो क्या करता है इसी में अंदर आकर बैठ जाता है और तब बनाता है गैमेटोसाइट्स को, अब सिंस हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, हम अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली रेगुलेट कर सकते हैं, तो फर्दर डेवलपमेंट हमारे अंदर नहीं होती, फर्दर डेवलपमेंट के लिए चाहिए उसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल, एंड दैट इज वाई प्लाज्मोडियम चूजेस व्हाट, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। The use of antihistamine, adrenaline and steroids quickly reduces the symptoms of। बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है एंटीहिस्टामीन, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स का हम इस्तेमाल करते हैं किसके सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए, किसके सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए। फर्स्ट दे रखा है फंगल डिसीज के लिए। बच्चों यार फंगल डिसीज के लिए हम क्या लेंगे, फंगल डिसीज के लिए वी विल चूज एंटी फंगल ड्रग। फंगल डिसीज के लिए वी विल चूज व्हाट, एंटी फंगल ड्रग्स। तो क्या ये सही होगा, ये सही नहीं होगा। वायरल डिसीज, भाई वायरल डिसीज के लिए आप क्या करोगे बच्चों, वायरल डिसीज के लिए यू विल चूज एंटीवायरल ड्रग्स, तो ये भी सही नहीं है। सी दे रखा है या थर्ड दे रखा है एलर्जी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाई याद कर लो ना यार, एलर्जी क्या है, एक्सजरेटेड रिस्पॉन्स या हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सिंपल एजेंट्स एलर्जेंस। क्या है ये, एक्सजरेटेड रिस्पॉन्स है, exaggerated response of immune system to what बच्चा, yes to what, allergens। allergens एग्जांपल पोलन ग्रेन्स ले सकते हैं, बहुत ही फेमस एग्जांपल है हमारा। तो एलर्जी की बात करें यार, आपने नोटिस करा होगा ना, आप पार्क वगैरह गए सडनली खुजली होने लग गई, इचिंग छींकने लग गए, क्यों, क्योंकि वहां पर पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं एंड दैट इज आर एक्टिंग एज एलर्जन। तो क्या होता है एलर्जी में एक्सजरेटेड रिस्पॉन्स देखने को मिलता है इम्यून सिस्टम का एलर्जन के खिलाफ। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, अगर हम थोड़ा डिटेल में सोचे तो सबसे पहले एक एलर्जन है, इस एलर्जन के खिलाफ बच्चों कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, इस एलर्जन के खिलाफ बच्चों कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, IgE। और IgE मास्ट सेल्स को या बेसोफिल्स को एक्टिवेट कर देती है। IgE एंटीबॉडीज मास्ट सेल या बेसोफिल्स को एक्टिवेट कर देती हैं, जो कि हिस्टामिन को सिक्रेट करती हैं, जो कि किसको सिक्रेट करती है, हिस्टामिन की को सिक्रेट करेंगी। एंड हिस्टामिन क्या है बच्चों, हिस्टामिन इज अ वैसोडाइलेटर, एंड हिस्टामिन इज अ वैसोडाइलेटर, वेसल्स को डायलेट कर देगा, तो वहां पर ब्लड एक्यूमुलेट कर जाता है, सूजन वगैरह देखने को मिल जाती है, राइट, ये होता है ना, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। तो देखो एंटी हिस्टामिन हिस्टामिन के इफेक्ट को कम कर देगा। ठीक है, दूसरा देख रहे हो आप, इम्यून सिस्टम का एक्सजरेटेड रिस्पॉन्स है। स्टेरॉइड्स आर व्हाट, इम्यूनोसप्रेसिव। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव, तो इम्यून सिस्टम के इफेक्ट को सप्रेस कर देगा। एड्रेनलिन की दोस्त अगर बात करें तो इमरजेंसी हार्मोन है, इमरजेंसी कंडीशन में बॉडी को सपोर्ट करता है, याद है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, तो इमरजेंसी सिचुएशन ही तो है, बॉडी को सपोर्ट कर रहा है कौन, एड्रेनलिन, तो ये भी कम कर देगा सिम्टम्स एलर्जी के। हेलमिंथिक डिसीज के लिए व्हाट, एंटी वॉर्म्स इन या एंटी हेलमिन्स ड्रग्स, एंटी हेलमिन ड्रग्स, एंटी हेलमिन ड्रग्स। क्लियर है बात, चलते हैं आंसर क्या है यहां पर, ऑप्शन नंबर 3। Wuchereria bancrofti, the filarial worm that causes elephantiasis belongs to phylum। तो Wuchereria bancrofti बच्चों फिलैरियल वर्म है, फिलैरियल वर्म है जो कि कॉज करता है बच्चों फाइलेरियासिस, जो कि कॉज करता है फाइलेरियासिस या फिर एलिफेंटियासिस, या फिर एलिफेंटियासिस। यस, क्वेश्चन कह रहा है वुचेरेरिया बेनक्रोफ्टी फिलैरियल वर्म है जो कि एलिफेंटियासिस को कॉज करता है। क्या होता है इसको आपको पता है इसमें बच्चों, जो लिम्फेटिक वेसल होती है लोअर लिम्स की, वहां पर ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। लिम्फेटिक वेसल्स होती है लोअर लिम्स की, लिम्फेटिक वेसल्स होती है लोअर लिम की, वहां पर क्या कॉज करेगा ये, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। वहां पर क्या कॉज करेगा ये, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। ये वो किस फाइलम को बिलोंग करता है, प्लैटीहेल्मिन्स को बिलोंग करता है क्या, नहीं। प्लैटीहेल्मिन्स का एग्जांपल क्या ले सकते हो यार, प्लैटीहेल्मिन्स का एग्जांपल ले लो, टेपवर्म ले लो, प्लेनेरिया को ले लो, लीवर फ्लूक को ले लो, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। एस्कलमिंथेस, यस भैया नेमाटोड है ये, दिस इज व्हाट, नेमाटोड, एंड नेमाटोड बिलोंग्स टू एस्कलमिंथेस। फिलंट्रेट्स तुम्हारा फेवरेट एग्जांपल, जेलीफिश ले लो। आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल तुम्हारा फेवरेट एग्जांपल, कॉकरोच ले लो। बट यहां पर दोस्त करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2।
स्मोकिंग इंक्रीजेस डैश कंटेंट इन ब्लड एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन, फिल द ब्लैंक सुटेबली। ये अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। तो स्मोकिंग की बात करें, स्मोकिंग में क्या हो रहा है? स्मोकिंग में एक मटेरियल को बर्न करा जा रहा है। कंबशन याद है आपको? कंबशन यहां पर कंप्लीटली नहीं होता, आपको पता है ना, ब्लू फ्लेम कंप्लीट कंबशन, येलो फ्लेम व्हाट, इनकम्प्लीट कंबशन। अब आपने देखा होगा अगर कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है, मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा या साथियों में देखा होगा, तो क्या होता है भाई, ब्लू कलर की फ्लेम नहीं येलो कलर की फ्लेम होती है, मतलब इनकम्प्लीट बर्निंग हो रही है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। तो कंप्लीट हो तो क्या पड़ा था कंबशन में, और अगर इनकम्प्लीट हो तो CO, CO इज व्हाट, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किसका कंटेंट बढ़ता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ता है। स्मोकिंग अगर इंक्रीज होगी तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट ब्लड में बढ़ता है। अब पता है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड हैज 250 टाइम्स मोर affinity than oxygen for हीमोग्लोबिन। अगर बच्चों हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, अगर बच्चों हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के पास 250 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी होती है। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए भैया। किसके लिए? हीमोग्लोबिन के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के पास 250 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के लिए विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो एक बात बताओ, इनिशियली जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, इनिशियली जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था या फिर हीम बाउंड ऑक्सीजन था, उसका अमाउंट क्या होगा? बॉडी में कम होगा, क्योंकि मैक्सिमम हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा, जिससे ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है बॉडी में, राइट। तो अगर स्मोकिंग इंक्रीज होगी, कंप्लीट बर्निंग नहीं होगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट ब्लड में बढ़ेगा। उसके पास 250 टाइम्स एफिनिटी ज्यादा है ऑक्सीजन के, सॉरी हीमोग्लोबिन के लिए। तो हीम बाउंड ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बॉडी में कम होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड किससे बाइंड करेगा? हीमोग्लोबिन से। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है और हीमोग्लोबिन है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि जो अमाइनो ग्रुप होता है ना भाई, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन में एक एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, एन टर्मिनल में अमाइनो ग्रुप, तो अमाइनो ग्रुप से जाकर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है, इसलिए कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ेगा। अब ये क्वेश्चन देखो, a person who met with road accident is likely to develop tetanus, he immunized by administrating। तो बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है, एक पर्सन है, उसका रोड में एक्सीडेंट हो रहा है और चांसेस है कि उसको टेटनस हो सकता है। चांसेस क्या है बच्चों? उसको टेटनस हो सकता है। तो उसको इम्यूनाइज करेंगे क्या? एडमिनिस्टर करके। उसको इम्यूनाइज करेंगे उसकी बॉडी में क्या? एडमिनिस्टर करके। वीकन जम्स नहीं। अब देखो, एक बात याद दिलाता हूं मैं आपको, पैसिव इम्यूनिटी पढ़ाई थी। अब पैसिव इम्यूनिटी कब चाहिए होती है? when we need quick immune response, when we need quick immune response against deadly microbes। yes, why we need passive immunity? तो पैसिव इम्यूनिटी हमें तब चाहिए होती है जब हमें क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए। और क्विक इम्यून रिस्पॉन्स क्यों चाहिए? क्योंकि वो डेडली माइक्रोब है। अगर हमने क्विक ट्रीटमेंट नहीं करा तो पर्सन गए हो, पर्सन तो गए हो, राइट। अब देखो, वीकन जम्स अगर बॉडी में डाल रहे हैं बच्चों, वीकन जम्स की बात कर लो या डेड जम्स की बात कर लो, यार ऐसा तो हम कब करते हैं? जब हमें वैक्सीन बनानी होती है। याद है, वैक्सीन में हम इनएक्टिवेटेड या फिर वीकन पैथोजन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हो तो बच्चों कौन सी इम्यूनिटी होती है? अभी पढ़ा था हमने, एक्टिव इम्यूनिटी होती है। तो ये तो नहीं है। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज बिल्कुल सही है। जो टिटनस का आप वो लगाते हो ना इंजेक्शन, कहते हैं ना लोहा कट के, टिटनस का इंजेक्शन लगवा ले, टिटनस का इंजेक्शन लगवा ले। तो टिटनस के इंजेक्शन में होता क्या है दोस्त? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है। क्योंकि टिटनस कहते हैं ना 72 घंटे के अंदर लगवा लो, क्योंकि टिटनस का जो पैथोजन है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई,
अगर इफेक्टिवली जल्दी से इस वैक्सीन को नहीं लिया गया, सॉरी वैक्सीन बोल रहा हूं, एंटीबॉडीज को नहीं लिया गया, तो टिटनस में क्या होता है, लॉक जो हो जाता है, ये वाला एरिया बंद कर देता है, एक्सट्रीम मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है जो कंडीशन काफी खराब कर सकता है बॉडी की। तो इसीलिए प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज देकर, पैसिव इम्यूनिटी देकर बॉडी को प्रोटेक्ट करा जाता है। तो थर्ड ऑप्शन सही है। वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स से काम नहीं चलेगा, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी देनी पड़ेगी जो कि इसके टॉक्सिन को खत्म कर देगा, राइट। और कौन सी इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी। एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एन एंटीबॉडी इज फॉर्म्ड बाय, एंटीजन बाइंडिंग साइट एक एंटीबॉडी में कौन फॉर्म करता है, एक एंटीबॉडी में एंटीजन बाइंडिंग साइट कौन फॉर्म करता है, स्ट्रक्चर से याद कर लेते हैं। एंटीबॉडी की बात करूं बच्चों, एंटीबॉडी को हम बोलते हैं बच्चों H2L2। एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं बच्चों, एंटीबॉडी को बोलते हैं H2L2। मतलब दो तो इसमें होगी हैवी चेन्स, दो तो क्या होगी बच्चों, हैवी चेन्स, और दो क्या होंगे इसमें, लाइट चेन्स। दो क्या होंगी बच्चों, लाइट चेन्स होंगी। दो हैवी चेन्स हो गई इसके पास, और दो क्या होगी, हैवी लाइट चेन्स। स्ट्रक्चर भी बना के देख लेते हैं, कुछ इस तरीके का होता है। ये हो गई हमारी हैवी चेन, ये हो गई हमारी लाइट चेन। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखो, अब बच्चों अगर आप इसमें ध्यान से देखो, यहां पर इस जगह पर पैथोजन को बाइंड करवाया जाता है, इस जगह पर पैथोजन को या फिर मैं बोलूं एंटीजन को बाइंड करवाया जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर एक हैवी चेन और एक लाइट चेन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। तो दोनों लाइट चेन की वजह से खाली ऐसा हो रहा है क्या, नहीं। दोनों हैवी चेन्स की वजह से क्या ऐसा हो रहा है क्या, नहीं। एक हैवी और एक लाइट चेन की वजह से ऐसा हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही दे दिया है। फोर्थ की बात करें, ईदर बिटवीन टू लाइट चेन्स और बिटवीन वन हैवी चेन एंड वन लाइट चेन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एंटीजन। दो लाइट चेन और एक हैवी चेन के बीच में क्या ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर वन लाइट चेन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एंटीजन, नहीं भाई। एक हैवी चेन और एक लाइट चेन के, उससे बनता है क्या हमारा पैराटोप, जिससे एंटीजन का एपिटोप बाइंड करता है। एंटीजन के ऊपर जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होते हैं उसको बोलते हैं एपिटोप, और एंटीबॉडी का जो पोर्शन उससे बाइंड करता है उसको बोलते हैं पैराटोप। तो ये वर्ड मैं बता रहा था आपको, एंटीजन का जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होता है, एंटीजन का जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होता है, मतलब जो बताता है कि वो एंटीजन है, उसको बोलते हैं एपिटोप। और एंटीबॉडी का जो पोर्शन उससे बाइंड कर रहा है उसको हम बोलते हैं पैराटोप। तो एंटीटोप से पैराटोप बाइंड करेगा, जो कि एक लाइट चेन और एक हैवी चेन से बना हुआ क्या है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। देखो, मार्क दी करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करो। देखो, द एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स अगेंस्ट अ पैथोजन इज हाईली इंटेंसिफाइड। सही बात है, गलत बात है, बिल्कुल सही बात है। याद आपको, एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स को ही हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, देखो ध्यान से। दो रिस्पॉन्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि लो इंटेंसिटी का होता है, और एक होता है हमारा, एक क्या होता है बच्चों हमारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको हम एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, जो कि बहुत हाई इंटेंसिटी का होता है। जो कि क्या होगा बच्चों, बहुत हाई इंटेंसिटी का होगा, राइट। देखो कैसे, जब पहली बार पैथोजन हमारी बॉडी में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने की शुरुआत करता है। पहले कुछ लोग भेजेगा, फिर कुछ लोग भेजेगा, और धीरे धीरे करके उस पैथोजन को मार दिया जाएगा। बट इस काम में काफी टाइम लगता है, क्योंकि हम थोड़े थोड़े लोगों को भेजते हैं, मतलब ये लो इंटेंसिटी का होता है। लेकिन एट द एंड जब हमने उसे मार दिया तो हमारा इम्यून सिस्टम इस पूरे एनकाउंटर की एक मेमोरी क्रिएट कर लेता है। हमारा इम्यून सिस्टम इस पूरे एनकाउंटर की एक मेमोरी क्रिएट कर लेता है कि इसको मारने में कितने लोग लगे थे और किस तरीके से मारा गया था। अब सेकेंड टाइम या जितने भी टाइम सब्सिक्वेंट टाइम वो पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा, तो हमारे इम्यून सिस्टम के पास एक मेमोरी है, जिसकी वजह से एक बहुत हाई इंटेंसिटी का सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करा जाएगा उसके खिलाफ। कि भाई पिछली बार ये आया था, 100 लोग थे, ये 100 लोग को मारने में 3 घंटे लगे थे,
ठीक है, और हमने भेजे थे 600 लोग। इस बारी क्या करेंगे, 10,000 लोग लेके जाओ, 5 मिनट में काम खत्म करो। तो इसी को बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स या एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, जो कि हाई इंटेंसिटी का होता है। तो टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, सही बात है गलत बात है? गलत। कौन प्रोड्यूस करता है? बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज को बनाती है। कौन बनाती है बच्चों? बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज को बनाती है। तो बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, ये भी गलत है। सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स कौन प्रोवाइड करता है? टी लिम्फोसाइट्स। कौन प्रोड्यूस करता है? टी लिम्फोसाइट। देख लो यार, इसमें कोई दिक्कत वाली तो बात है ही नहीं। टी लिम्फोसाइट्स की बात करें, एक होती है टी हेल्पर सेल्स, एक होती है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अब हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स बी सेल को कहती है क्या? एंटीबॉडी बनाओ, पैथोजन को मार दो। साइटोटॉक्सिक टी सेल बोलती है वायरस इन्फेक्टेड सेल है, कैंसर सेल है, उसके खिलाफ साइटोटॉक्सिन रिलीज करके मार देती है। तो यहां पर सेल से इम्यूनिटी मिलती है, इसलिए बोलते हैं सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। तो इसलिए भी गलत दे रखा है। एन एंटीबॉडी रिप्रेजेंटेड बाय H2L4। बच्चों अभी बताया था, एक एंटीबॉडी में 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन होती है, तो H2L2 सही होगा। तो यहाँ पर कौन सा गलत सही दे रखा है? फर्स्ट ही सही दे रखा है। करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। तो बस करना क्या है, देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट आप दिमाग में रखो। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करना है, जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको अच्छे से क्वेश्चन में डालनी है, एंड देन जो भी गलत लग रहा है काट दो सीधा, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, पेपर ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क दी ऑप्शन विच इंक्लूड बोथ करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि भैया यहां पर हमने कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे दी है, उस ऑप्शन को इंक्लूड करो जिसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, उस ऑप्शन को चूज करो बच्चों जिसमें करेक्ट स्टेटमेंट दे रखी है। हेरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है कि हेरोइन की बात करें, इसको हम कॉमनली स्मैक बोलते हैं और इसको हम ऑब्टेन करते हैं एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए बच्चों हेरोइन को केमिकली, हेरोइन को केमिकली हम क्या बोलते हैं? हेरोइन को हम केमिकली बोलते हैं बच्चा डाई एसिटाइलेटेड मॉर्फिन। क्या बोलते हैं? डाई एसिटाइलेटेड मॉर्फिन। कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पपावर सोमनिफेरम। सही बात है गलत बात है? गलत बात है बच्चों। पपावर सोमनिफेरम से क्या मिलेगा हमें? पपावर सोमनिफेरम से हमें मॉर्फिन मिल सकता है, हेरोइन मिल सकता है। पपावर सोमनिफेरम से हमें क्या मिल सकता है? मॉर्फिन मिल सकता है। कोकेन कहां से मिलेगा? कोकेन मिलेगा इरिथ्रोजाइलम कोका से। कोकेन किससे मिलेगा? कौन से प्लांट से? इरिथ्रोजाइलम कोका से, कोका प्लांट से। गलत दे रखा है ये। डोपामिन ट्रांसपोर्ट इज अफेक्टेड बाय कैनाबिनॉइड। सही बात है गलत बात है? गलत है ये भी। डोपामिन के ट्रांसपोर्ट को कौन अफेक्ट करता था? डोपामिन के ट्रांसपोर्ट को बच्चों अफेक्ट करते थे कोका एल्कलॉइड्स, जिनको हम कोकेन के फॉर्म में बोल सकते हैं। कोकेन याद है भाई? डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। कोका एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? कोका एल्कलॉइड्स होते हैं स्टिमुलेंट्स। दे आर व्हाट बच्चों? दे आर स्टिमुलेंट्स। ये बॉडी में क्या कर देते हैं? एनर्जी बढ़ा देते हैं, यूफोरिया डाल देते हैं, फीलिंग ऑफ वेलबींग, सब अच्छे से चल रहा है, 7वें आसमान पे हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करते थे? डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है, कहां पर रिलीज होगा? साइनस पे। तो ये साइनस पर उसको पकड़ के रखते हैं, उसको डिग्रेड होने से बचाते हैं। तो जब ये कंटिन्यूस रिलीज होता रहेगा, अच्छा लगता रहेगा, अच्छा चलता रहेगा, राइट? तो ये गलत दे रखा है। मॉर्फिन इज एन इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। मॉर्फिन एक इफेक्टिव सेडेटिव और पेन किलर होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। इसीलिए मॉर्फिन उन लोगों को दिया जाता है जिनकी सर्जरी होती है। इसलिए मॉर्फिन किसको देते हैं? द पर्सन हु हैव अंडरगॉन सर्जरी, राइट? तो बच्चों इसमें कौन कौन सा सही है हमारा? ए और डी। ए और डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फोर्थ। ए और डी सही है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फोर्थ। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। टिक मार्क द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द ड्रग सोर्स एंड इट्स एक्शन। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इनकरेक्ट मैच को मार्क करना है। किसको मार्क करना है? इनकरेक्ट मैच को मार्क करना है। क्या क्या दे रखा है? ड्रग दे रखा है, उसका सोर्स और उसका एक्शन दे रखा है। चलो चेक कर लेते हैं। स्मैक, व्हाट इज स्मैक? बच्चों स्मैक क्या होता है? स्मैक होता है हेरोइन। स्मैक इज हेरोइन। लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पपावर सोमनिफेरम से मिलता है। सही बात है गलत बात है? हाँ ठीक है, बोल सकते हैं, सही है। डिप्रेजेंट स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। हेरोइन क्या होता है? हेरोइन डिप्रेजेंट होता है, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। डिप्रेजेंट का मतलब डिप्रेशन में ले जाने वाला बिल्कुल नहीं होता। डिप्रेजेंट का मतलब होता है बॉडी को डिप्रेस कर देना, बॉडी को शांत कर देना, कामनेस ला देना बॉडी में। तो हेरोइन को उस केसेस में इस्तेमाल करा जाता है। लाइक अगर किसी पर्सन का ब्रेन हाइपर एक्टिव है तो उसको शांत
करेगा, कामनेस करेगा, रिसेप्टर्स को क्या करेगा, डाउनग्रेड करेगा, शांत कर देगा। सही दे रखा है। कोकेन, इरिथ्रोथाइलम कोका से मिलता है, यस, सेंस ऑफ यूफोरिया, इंक्रीज एनर्जी, सही बात है, गलत बात है, बिल्कुल सही दे रखा है। भाई कोकेन की अगर हम बात करें किससे मिल रहा है, कोका प्लांट से मिल रहा है जो कि नेटिव है साउथ अमेरिका का। अब यूफोरिया, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, सब अच्छे से चल रहा है, एनर्जी बढ़ गई है, दिस इज द रीजन कोकेन को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेंट बोलते हैं। दिस इज द रीजन हम कोकेन को क्या बोलते हैं, स्टिमुलेंट बोलते हैं। उस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल। कोक, एट्रोपा बेलाडोना, हेलुसिनेशन। अब देखो बच्चों, एट्रोपा बेलाडोना के जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, एट्रोपा बेलाडोना से जो आपको चीजें मिलेंगी उससे हेलुसिनेशन होगा, भ्रमजाल आएगा। भ्रमजाल मतलब डिस्टॉर्टेड साइकिक स्टेट, अजीब सा हो रहा है, अजीब सी चीजें लग रही है, लग रहा है कि अलग ही दुनिया में आ चुका है, नॉन लिविंग चीजें चल रही है, तो ये चीज सही है। लेकिन कोकेन को ही कोक बोला जाता है, तो ये यहां पर गलत दे रखा है, कोकेन को ही कोक बोला जाता है, यहां पर गलत दे रखा है। हशीश, कैनबिस सटाइवा से मिलता है, मिलता है, हेलुसिनेशन एंड अफेक्ट्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। हशीश की बात करें तो बच्चों कैनबिस सटाइवा से मिलता है कि नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। हाँ जी, हेलुसिनेशन कॉज करता है कि नहीं करता, बिल्कुल कॉज करता है, साथ में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, राइट, पढ़ा था ना हमने, कैनाबिनॉइड्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन नाउअडेज अब्यूज कर रहे हैं इनको, सही दे रखा है, तो थर्ड वाला गलत दे रखा है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन्स, transplantation of tissues organs fail often due to non acceptance by the patient's body, which type of immune response is responsible for such rejections। तो बच्चा क्वेश्चन यहां पर ये कह रहा है, हम ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं किसी टिश्यू या ऑर्गन का, हम ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं किसी टिश्यू या ऑर्गन का और वो फेल हो जा रहा है, क्यों, नॉन एक्सेप्टेंस, क्योंकि पेशेंट बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो ये कौन से टाइप का इम्यून रिस्पॉन्सिबल है, ये कौन से टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि रिजेक्शन को दिखा रहा है। बेसिकली यहाँ पर ये जो बच्चों ग्राफ्ट रिजेक्शन हो रहा है या जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो रहा है उसके लिए कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स तो भाई अलग ही है, इसमें हमारा इम्यून सिस्टम सेल्स पर अटैक करने लग जाता है। अगर हम ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें बच्चों, ऑटो मतलब क्या, सेल्फ। इस कंडीशन में किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह से या किसी अदर अननोन रीजन की वजह से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी खुद की सेल्स पर, हमारे खुद के एंटीजेंस पर अटैक करने लगता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बच्चों, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को अभी हमने पढ़ा था, टी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करती हैं। अब टी लिम्फोसाइट्स में जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स में जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती है, दे आर द वन जो कि ग्राफ्ट रिजेक्शन में रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर सकती हैं, अटैक कर सकती है। हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स, हार्मोन की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स नहीं, गलत। फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स बच्चों, फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो ये तो इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, आपको पता है ना, इन्नेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, बैरियर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स में क्या आ जाएगा, एसिड इन स्टमक, तो क्या इससे ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं, करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिसीजेस इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज है जिनको बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज है जिनको बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। कॉलेरा एंड टेटनस, कॉलेरा को कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरे, कॉलेरा को एक बैक्टीरिया कॉज करता है, इसको बोलते हैं विब्रियो कॉलेरे। टेटनस को कॉज करता है एक बैक्टीरिया, इसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, इसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। तो सही दे रखा है, गलत, ये तो सही है, बैक्टीरिया ही दे रखा है, सही है। टाइफॉइड एंड स्मॉल पॉक्स, अब देखो टाइफॉइड को कौन कॉज कर रहा है, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, टाइफॉइड को सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। स्मॉल पॉक्स को कॉज करता है वेरियोला वायरस, तो क्या ये सही होगा, नहीं, एक बैक्टीरिया एक वायरस, तो ये तो गलत है। टिटनस एंड मम्स, टिटनस का तो आपको पता चल गया, मम्स की बात करें पैरामिक्सो वायरस, तो क्या ये सही, मम्स वायरस भी बोल देते हैं, तो नहीं। हर्पिस बच्चों, हर्पिस को अगर बात करें तो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 2 कॉज करता है। इन्फ्लुएंजा को इन्फ्लुएंजा वायरस कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा को इन्फ्लुएंजा वायरस कॉज करता है, ये तो दोनों ही वायरल हो गई। तो पहले ही ऑप्शन था जिसमें दोनों बैक्टीरियल डिसीज थी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप आसानी से आंसर कर सकते हो, राइट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजेटिव एजेंट HIV। तो बच्चों क्वेश्चन यहां पर ये कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट दे रखी है एड्स कॉज करने वाले HIV के लिए। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही दे रखी है एड्स कॉज करने वाले HIV के लिए। चेक कर लेते हैं। HIV is enveloped virus containing one molecule of single stranded RNA and one molecule of reverse transcriptase। अब कई लोगों को लगेगा ये बिल्कुल सही है लेकिन थोड़ी सी गलती है। देखो HIV एनवेलप्ड वायरस होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक नहीं होते, दो होते हैं। थोड़ा सा याद कर लो, उसके स्ट्रक्चर को याद कर लेते हैं थोड़ा सा याद कर लेते हैं उसके स्ट्रक्चर को। दो RNA थे, कितने RNA थे? दो। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कितने थे बच्चों? दो। तो दिस इज द जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ HIV, आपको याद होगा। सॉरी, GP120, ग्लाइकोप्रोटीन 120, दिस इज GP41, दिस इज लिपिड बाइलेयर। मैं HIV का स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहां पर, रफ स्ट्रक्चर। उसके अलावा बच्चों दिस इज P17, प्रोटीन की लेयर है। दिस इज P24, जिसको हम कैप्सिड भी बोलते हैं, जिसको बच्चा हम कैप्सिड भी बोलते हैं। अदर देन दैट फर्दर अगर हम बात करें, दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होंगे और साथ ही साथ दो होंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, बात क्लियर है? दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ HIV। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी कवरिंग्स है, तो एनवेलप्ड वायरस बोल रहे हैं, बट यहाँ पर दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हैं और दो ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैं, तो इस गलती को नहीं करना है। अब देखो सेकंड में दे रखा है HIV इज एनवेलप्ड वायरस, हाँ जी सही बात है। इसके पास दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के, बिल्कुल है, और दो मॉलिक्यूल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड बिल्कुल सही होगा, फर्स्ट नहीं होगा, गलती नहीं करनी है। थोड़ा सा ध्यान, अगर हल्के से आपने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर गलती हो जाती है, राइट। HIV इज अनवेलप्ड रेट्रोवायरस। अब HIV रेट्रोवायरस होता है कि नहीं होता? बिल्कुल, RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल है लेकिन अनएनवेलप्ड नहीं एनवेलप्ड है। HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक्स द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक्स द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। देखो पर्टिकुलरली बोलेंगे तो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स को पूरे को नहीं अटैक कर रहा है, उसके कुछ पार्ट को कर रहा है, तो ये उतनी सही स्टेटमेंट नहीं है, तो यहां पर करेक्ट आंसर सेकंड ही रहेगा। देखो इस क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल्स इन रिलेशन टू म्यूटेशंस। ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है कैंसर सेल्स के लिए विद रिस्पेक्ट टू म्यूटेशंस। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है कैंसर सेल्स के लिए इन रिलेशन टू म्यूटेशंस। चेक कर लेते हैं। म्यूटेशंस इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज। अब बच्चों म्यूटेशंस अगर टीलोमरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगी तो सही हो रहा है, गलत हो रहा है। भाई टीलोमरेज एंजाइम क्या करता है? टीलोमरेज एंजाइम मेंटेन करके रखता है टीलोमर्स को, मेंटेन करके रखता है टीलोमर्स को, मतलब एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब एक बात समझो आप ध्यान से, क्रोमोसोम्स के एंड होते हैं जिनको हम बोलते हैं टीलोमर्स। क्रोमोसोम्स के एंड होते हैं जिनको हम बोलते हैं टीलोमर्स। और आपको पता है जब एक सेल डिवाइड करती है तो धीरे धीरे टीलोमर्स छोटे होते चले जाते हैं, और विद द टाइम क्या होता है, एक टाइम पे क्या होता है, टीलोमर्स इतने छोटे हो जाते हैं कि सेल की एजिंग हो जाती है, सेल मर जाते हैं। बट कुछ सेल्स के पास टीलोमरेज एंजाइम होता है जो कि क्रोमोसोम्स के एंड्स को यानी टीलोमर्स को मेंटेन करके मदद करता है। तो अगर यहां पर म्यूटेशन से टीलोमरेज एंजाइम कैंसर सेल में नहीं बनेगा तो क्या उनका जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन है वो रह पाएगा? नहीं। तो ये तो अच्छी चीज थोड़ा है, तो ये तो सही नहीं है। म्यूटेशंस इन प्रोटोऑन्कोजीन्स एक्सेलरेट द सेल साइकिल। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। भाई प्रोटोऑन्कोजीन क्या है? सेल के अंदर जीन से प्रोटोऑन्कोजीन जनरली बच्चों कौन सी कंडीशन में होंगे? इनएक्टिवेटेड कंडीशन में होंगे। कौन सी कंडीशन में होंगे बच्चों? इनएक्टिवेटेड कंडीशन में होंगे। अब अगर ये एक्टिव हो रहे हैं,
इन केस इफ दे बिकम एक्टिव, इन केस बच्चों इफ दे बिकम एक्टिव तो क्या बन जाएंगे, ऑन्कोजीन्स। तो क्या बन जाएंगे, ऑन्कोजीन्स। एंड ऑन्कोजीन्स मतलब क्या है, कैंसर कॉजिंग जीन्स। ऑन्कोजीन्स का मतलब क्या है, कैंसर कॉजिंग जीन्स। क्या करेंगे ये, अगर म्यूटेशन होगी, अगर म्यूटेशन होगी और ये ऑन्कोजीन बनेंगे तो क्या होगा, ये सेल साइकिल को एक्सीलरेट करेंगे, सेल साइकिल एक्सीलरेट करेगा, सेल 33 डिवाइड करेगी, मतलब कैंसर सेल का फायदा नुकसान, फायदा सही दे रखा है। म्यूटेशन डिस्ट्रॉय द टीलोमेरेज इनहिबिटर। अभी बात करी थी टीलोमेरेज की जरूरत है, तो म्यूटेशन से अगर टीलोमेरेज इनहिबिटर खत्म हो रहा है तो टीलोमेरेज भैया जम के काम करेगा, खूब दौड़ लगेगी, खूब सेल डिवाइड करेगी, सही चीज है। म्यूटेशंस इनएक्टिव द सेल कंट्रोल। अब बच्चों पढ़ा है ना हमने, सेल साइकिल एंड cell division is highly controlled and regulated process but these mechanisms are not operated in cancerous cell। तो वहां पर सेल कंट्रोल अगर इनएक्टिवेट हो रहा है म्यूटेशन से, म्यूटेशन से बच्चों सेल कंट्रोल अगर इनएक्टिव हो रहा है, फायदेमंद चीज है, नुकसान वाली बात, फायदेमंद चीज है, सेल डिवाइड करेगी। तो ये सेकंड थर्ड फोर्थ तो फायदेमंद चीज है कैंसर सेल के लिए। फर्स्ट गलत दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा था। In higher vertebrates, the immune system can distinguish self cells and non-self and non-self। हायर वर्टिब्रेट्स में, फॉर एग्जांपल अस बच्चों हमारी बात करी जा सकती है, हायर वर्टिब्रेट्स की अगर मैं बात करूं तो इम्यून सिस्टम डिस्टिंग्विश कर सकता है सेल्फ सेल्स को एंड नॉन सेल्फ सेल्स को। हायर वर्टिब्रेट्स में इम्यून सिस्टम डिस्टिंग्विश कर सकता है सेल्फ सेल्स को एंड नॉन सेल्फ सेल्स को, एंड साथ साथ नॉन सेल्फ को। इफ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट, अगर ये प्रॉपर्टी खो जाएगी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से और हम अटैक करने लग जाएंगे सेल्फ सेल्स को, तो उसको क्या बोलते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है। हायर वर्टिब्रेट्स में इम्यून सिस्टम क्या कर सकता है, सेल्फ सेल्स और नॉन सेल्फ सेल्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकता है। अगर ये प्रॉपर्टी खो जाए जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से और सेल्फ सेल पर हम अटैक करने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं। ए दे रखा है फर्स्ट एक्टिव इम्यूनिटी, तो एक्टिव इम्यूनिटी में आपको पता है यहां पर इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, यहां पर इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है किसके खिलाफ, पैथोजेंस के खिलाफ, तो ये तो सही नहीं होगा। एलर्जिक रिस्पांस की बात करें, एलर्जिक रिस्पांस क्या होता है, एक्सजरेटेड इम्यून रिस्पांस। बच्चों ये एक्सजरेटेड इम्यून रिस्पांस होता है किसके खिलाफ, एलर्जेंस के खिलाफ, सिंपल एंटीजेंस के खिलाफ, तो ये भी सही नहीं है। ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन को क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन को बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। जो ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट कर रहे थे, जो ऑर्गन हम बच्चों ट्रांसप्लांट कर रहे थे उसका रिजेक्शन, तो ये भी सही नहीं है। ऑटो इम्यून डिसीज बिल्कुल सही है। देखो ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, इम्यूनिटी खुद के खिलाफ, यानी सेल्फ सेल्स पर अटैक करना, तो इस कंडीशन को ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। एग्जांपल रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें जो साइनोवियल जॉइंट होता है उसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन पर हमारी एंटीबॉडीज अटैक करने लग जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जॉइंट्स इमूवेबल हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। If you suspect major deficiency of antibodies, if you suspect major deficiency of antibodies in a person, to which of the following would you look for confirmatory evidence। बच्चों क्वेश्चन यहां पर कह रहा है एक पर्सन है, हमें लग रहा है उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज की कमी है, तो हम किसके लिए चेक करेंगे एज अ कंफर्मेटरी एविडेंस। फर्स्ट दे रखा है सीरम ग्लोबुलिन्स, और मैं बोलूंगा यही बिल्कुल सही है। भाई याद करो ना, एनसीईआरटी बोलती है ग्लोबुलिन्स का रोल होता है डिफेंस में। ग्लोबुलिन्स का रोल क्या होता है बच्चों, डिफेंस में। अब यार एंटीबॉडीज पे आता हो जरा, एंटीबॉडीज को हम इस तरीके से लिखते हैं IgA, IgG, IgM, IgE, IgD। व्हाट इज IG? IG stands for immunoglobulins, IG stands for immunoglobulins। तो देखो ग्लोबुलिन्स आर प्रोटीन्स, ग्लोबुलिन्स आर प्रोटीन्स एंड दे आर मेंट फॉर डिफेंस। पर्टिकुलरली अगर मैं लेके चलूं तो गामा ग्लोबुलिन्स, गामा ग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज होते हैं। ये वो ग्लोबुलिन्स प्रोटीन है जिनका इम्यून सिस्टम के साथ रोल है, जिनका इम्यूनिटी में रोल है, तो दैट इज द रीजन वी कॉल देम इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ग्लोबुलिन्स डिफेंस में रोल है, गामा ग्लोबुलिन्स आर एंटीबॉडीज। अब इम्यूनिटी में इम्यून सिस्टम के साथ इनका रोल है, तो इनको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो इन्हीं के लिए हम सर्च करेंगे। फिब्रिनोजन की बात करें बच्चों, ये क्लॉटिंग में मदद करेगा। फिब्रिनोजन की बात करें क्लॉटिंग में मदद करेगा। सीरम एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करेगा। ये किसमें मदद करेगा बच्चों, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करेगा, तो इसको लेने से कोई फायदा नहीं होगा। हीमोसाइट्स आर सेल्स, ब्लड की सेल्स, इससे भी कुछ नहीं होगा। करेक्ट क्या होगा, फर्स्ट।
कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया इन दैट, कॉमन कोल्ड निमोनिया से किस चीज में डिफर करता है, कॉमन कोल्ड निमोनिया से किस चीज में डिफर करता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट्स एल्वियोलाई वेयरएज कॉमन कोल्ड अफेक्ट्स नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। निमोनिया की बात करें तो निमोनिया में जो पैथोजन होता है, कौन सा पैथोजन? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा? या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे। और बच्चा अगर मैं यहीं पर बात करूं कॉमन कोल्ड की, तो कॉमन कोल्ड में क्या होता है? राइनो वायरसेस होते हैं जो कि इस बीमारी को कॉज करते हैं। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। देखो, निमोनिया इन्फेक्शन जो होता है वो एल्वुलाई में होता है। एल्वुलाई में क्या होता है? फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जाता है। एल्वुलाई में क्या होता है बच्चों? यहां पर फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जाता है, जैसे ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। वहीं कॉमन कोल्ड की बात करें तो कॉमन कोल्ड में नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज तक ही अफेक्ट होता है, लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होता। इसलिए नेजल कंजेशन, नेजल डिस्चार्ज, हॉर्सनेस, सोर थ्रोट, ये सब देखने को मिलता है। कॉमन कोल्ड में क्या देखने को मिलेगा? नेजल कंजेशन, नेजल डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, ये सब चीजें, ये सब चीजें बच्चों देखने को मिलती है। निमोनिया इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। बच्चों निमोनिया एक कम्युनिकेबल डिसीज है। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल भाई, एक बंदे को निमोनिया हो रहा है, वो छींकेगा, दूसरे को फैल जाएगा। कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू फैले, एक दूसरे से फैले, इन्फेक्शियस है। यस, एरोसॉल्स, इन्फेक्शन पर इन्फेक्टेड पर्सन खांसेगा, छींकेगा, ड्रॉपलेट्स आएंगे, एरोसॉल्स हवा में आएंगे, दूसरा अगर इनहेल करेगा उसको भी हो जाएंगे। सही बात है। कॉमन कोल्ड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज, गलत भाई। कॉमन कोल्ड भी एक तरीके से कम्युनिकेबल डिसीज है ना, कोई न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी से तो नहीं हो रहा ना, राइनो वायरस कॉज कर रहे हैं। Pneumonia can be prevented by a live attenuated bacterial vaccine, whereas the common cold has no effective vaccine. अब देखो यहां पर एक बात समझनी होगी आपको, ये चीज सही दे रखी है। कॉमन कोल्ड के लिए कोई इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है, लेकिन निमोनिया के लिए जो वैक्सीन बनी है बच्चों, वो किल्ड बैक्टीरिया वाली वैक्सीन है। कौन सी वैक्सीन है? किल्ड बैक्टीरियल। किल्ड बैक्टीरियल यानी इनएक्टिवेटेड वाला, कि बैक्टीरिया को हमने किल करके एज अ वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइव अटेन्यूएटेड वाला क्या होता है कि जिंदा है बट वीक है, तो लाइव जिंदा वाला यूज नहीं करते हम, किल्ड वाला यूज करते हैं। तो ये गलत दे रखा है, इसको भी काउंट नहीं करवा पाएंगे। निमोनिया इज कॉज्ड बाय अ वायरस। भाई निमोनिया को एक बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं, वाइल द कॉमन कोल्ड कॉज्ड बाय बैक्टीरियम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। उल्टा दे रखा है, आपको दिख रहा है? गलत। कौन सा सही दे रखा है? फर्स्ट ही सही दे रखा है, देखो। At which stage of HIV infection does the usually show symptoms of AIDS? बच्चों क्वेश्चन ये पूछ रहा है HIV इन्फेक्शन की कौन सी ऐसी स्टेज है जिस पर हमें एड्स के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है बच्चों, HIV इन्फेक्शन का कौन सी ऐसी स्टेज है जहां पर हमें एड्स के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। विद इन 15 डेज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। नहीं, हमने क्या पढ़ा है बच्चों? इंक्यूबेशन पीरियड। अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, अब अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, यस, इंक्यूबेशन पीरियड्स की बात करें किसके? एड्स की, तो 5 मंथ्स टू 10 ईयर्स हम जनरली ले सकते हैं। बट आपको पता है मोस्टली ये इधर ही जाकर गाड़ी रुकेगी कि एड्स के केस में जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि पैथोजन बॉडी में घुसा और सिम्टम्स आने लग गए। वो जनरली बहुत लैगिंग है। जनरली क्या है? बहुत लैगिंग है। तो 5 मंथ से मैंने 10 से लिख तो दिया, लेकिन आपको पता है 10 साल लग जाता है। मोस्टली 5 से 10 साल बाद ऐसा होता है, तो पता ही नहीं चलता तब तक। 15 दिन में तो कभी होगा ही नहीं। When the infected retrovirus enters the host cell, बच्चों infected retrovirus host cell के अंदर घुसेगा तुरंत सिम्टम्स आ जाएंगे? ऐसा भी नहीं है। क्यों भाई? वायरस है, पहले होस्ट सेल में इन्फेक्शन कॉज करेगा, अपनी आर्मी बिल्ड करेगा, आर्मी बिल्ड करेगा तो वो और सेल्स को अफेक्ट करेंगे, तो धीरे धीरे जाकर पता चलना शुरू होगा। When HIV damages large number of helper T lymphocytes, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? अक्वायर्ड इम्यूनो
डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? आपको देखने को मिल रहा है बच्चों इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जा रहा है, वीक हो जा रहा है। कैसे होगा भाई? हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स की बात कर लेते हैं। टी हेल्पर सेल्स की बात करूं, नॉर्मली इनका काउंट होता है 1200 पर मिलीमीटर क्यूब, बट एचआईवी के इन्फेक्शन की वजह से इनका काउंट लेस देन 200 पर मिलीमीटर क्यूब तक चला जाता है। मतलब हमारे टी हेल्पर सेल्स अफेक्टेड है तो बी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल दोनों के फंक्शन अफेक्ट हो गए, मतलब हमारी इम्यूनिटी अफेक्ट हो रही है, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो रहा है। और इम्यून सिस्टम जो यहां पर वीक हो रहा है उसकी वजह से जो पैथोजेंस नॉर्मली इन्फेक्शन कॉज नहीं करवा पा रहे थे वो भी अब इन्फेक्शन कॉज करेंगे। एंड हम देखेंगे साथ में क्या बोनस में क्या आ रहा है यहां पर, इसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी देखने को मिलेंगे। बोनस में क्या देखने को मिलेंगे? बोनस में देखने को मिलेंगे बच्चों अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। क्या देखने को मिलेंगे? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। और सिम्टम्स आपको पता ही ना, एड्स में क्या देखने को मिलता है? फीवर, डायरिया, वेट लॉस। फीवर, डायरिया, वेट लॉस, ये सब चीजें देखने को मिलती है हमें किसमें? एड्स में। और बाकी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स है वो तो अलग है। तो ये सही दे रखा है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के नंबर कम होंगे, इम्यूनिटी वीक होगी तो एड्स हो जाएगा। व्हेन द वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। भाई वायरल डीएनए प्रोड्यूस कर रहा है मतलब वो सेल्स में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो शुरुआत में भी हो सकता है, कोई नेसेसरी पॉइंट नहीं है। करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। Which one of the following is not a property of cancerous cell whereas the remaining 3 are? तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी कैंसरस सेल की नहीं है, बाकी 3 है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी कैंसरस सेल के लिए लेकिन बाकी 3 है। दे शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन। कॉन्टैक्ट इनिबिशन आपको याद है ना, क्या होता है कॉन्टैक्ट इनिबिशन में? कि अगर हम एक पेट्री डिश में सेल को ले रहे हैं तो ये सेल डिवाइड करेगी, और डिवाइड करते करते एक सिंगल लेयर फॉर्म होगी, और उसके बाद कोई भी सेल डिवाइड नहीं करवा पाएगी, क्योंकि एक दो नेबरिंग सेल्स क्या कर रही है? एक दूसरे के अनकंट्रोल्ड डिवीजन को रोक रही है। व्हाट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी? तो आप यहां पर देख सकते हो कि एक सेल थी इनिशियली, उसको हमने पेट्री डिश में रखा, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करा, वो ग्रो करना शुरू करेगी, और ग्रो करते करते जब एक सिंगल लेयर बन जाएगी तो फर्दर लेयर नहीं बनेगी, क्योंकि नेबरिंग सेल्स एक दूसरे के अनकंट्रोल्ड डिवीजन को यहां पर रोक रही है, कॉन्टैक्ट में रहकर इनहिबिट कर रही है। बट कैंसर सेल में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो तो ग्रो करती चली जाती है। तभी क्या देखने को मिलता है? तभी क्या देखने को मिलेगा? सेल के ऊपर सेल। और इसी तरीके से बच्चों कैंसर बन जाता है, इसी तरीके से कैंसर बन जाता है, लंप बन जाता है, क्योंकि उनके पास कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। दे compete विद नॉर्मल सेल्स फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। बच्चों वो वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए compete करती हैं, वो वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या करती हैं? compete करती हैं। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है भाई। कैंसर सेल्स बहुत रैपिडली, बहुत एक्टिवली डिवाइड करती है, और जब रैपिडली और एक्टिवली डिवाइड करना है तो उन्हें न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। न्यूट्रिएंट कैसे मिलेगा? जब उनकी सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या करती है? कंपीट करने लग जाती है कि भाई तू भी आ मैं भी आ। इस चक्कर में क्या होता है? हमारी नॉर्मल सेल्स कई बार क्या होता है बच्चों? स्टार्व करके मरने लग जाती है। तो बात सही दे रखिए, दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन द एरिया ऑफ फॉर्मेशन। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। ये एक जगह पर कन्फाइंड नहीं रहती, फैलती चली जाती है। हमने पढ़ी है ना एक प्रॉपर्टी कैंसरस सेल्स की, मेटास्टैसिस। क्या प्रॉपर्टी? मेटास्टैसिस की। एक जगह पर कैंसरस सेल ने कैंसर फॉर्म करा। अब फॉर एग्जांपल यहां पर एक ब्लड वेसल है, फॉर एग्जांपल यहां पर एक ब्लड वेसल है, कुछ सेल्स इस ब्लड वेसल के थ्रू किसी दूसरे ऑर्गन में जाएंगी और वहां पर एक नया ट्यूमर या कैंसर स्टैब्लिश कर देंगी। तो एक जगह पर कन्फाइंड नहीं रहती, इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस बोलते हैं। सही दे रखा है। दे डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर। बिल्कुल भाई, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एक हाईली कंट्रोल रेगुलेटेड प्रोसेस होता है नॉर्मल सेल्स के अंदर। कैंसर सेल के अंदर ये मैकेनिज्म क्या हो चुके होते हैं? इनहिबिट, डिसरप्ट हो चुके होते हैं। तो ये अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल। तो फर्स्ट वाला गलत दे रखा है, इनके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कि भाई वो कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी शो करती है। नहीं, बिल्कुल नहीं करती। देखो इस क्वेश्चन को, in which one of the following options the two examples are correctly matched with their particular type of immunity? तो बच्चों क्वेश्चन यहां पर ये कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों एग्जांपल्स करेक्टली मैच कर रहे हैं उनके पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी से। ठीक है, दोनों एग्जांपल मैच कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्यूनिटी से। चेक कर लेते हैं भाई दिक्कत कहां आ रही है। देखो
म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट एंड द एससीएल इन स्टमक। सही है गलत? गलत। म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम की जो कि यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, ये किसका एग्जांपल है? ये फिजिकल बैरियर का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है बच्चों? फिजिकल बैरियर का। पहले मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आपको पता है इन्नेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ वाली इम्यूनिटी होती है वो हमारी 4 बैरियर की फॉर्म में होती है। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। तो म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम, भाई अंदर की तरफ मुंह में घुस रहे हैं हम तो अंदर की तरफ म्यूकस की कोटिंग है, याद है ना? एलिमेंट्री कैनाल की इनर लेयर है, तो ये एक फिजिकल बाउंड्री की फॉर्म में, तो फिजिकल बैरियर है। एससीएल इन द स्टमक, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है, तो दोनों मैच नहीं कर रहे तो सही नहीं है। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट, सही है गलत? सेल्यूलर बैरियर, बिल्कुल सही बात है भाई। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स बच्चों, पीएमएनएल। व्हाट इज पीएमएनएल? न्यूट्रोफिल्स। पीएमएनएल क्या होती हैं? न्यूट्रोफिल्स होती हैं। पीएमएनएल क्या होती हैं बच्चों? न्यूट्रोफिल्स होती हैं। एंड साथ में है मोनोसाइट्स, साथ में है मेनोसाइट्स। दोनों क्या है? फैगोसिटिक सेल्स। बोथ आर phagocytic cells, both are phagocytic cells। phagocytosis से पैथोजन को, सेलुलर डेब्रिस को खत्म कर सकती है। तो these are cellular barriers, yes, cells are acting as a barrier, सही दे रखा है। एंटी टिटनस एंड एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शंस, एक्टिव इम्यूनिटी, गलत। कौन सी होगी? पैसिव इम्यूनिटी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। एंटी टेटनस की बात कर ले, एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शंस की बात कर ले, इनके अंदर होती हैं प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। इनके अंदर क्या होती हैं बच्चों? इनके अंदर होती हैं प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, मतलब पैसिव इम्यूनिटी। गलत दे रखा है ये भी। सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स इन आईज, बच्चों सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स इन आईज आर एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर, आर एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर, नॉट फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में एक तो हमारी आती है म्यूकस की कोटिंग और साथ में कौन आएगा? स्किन आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। Which one of the following statements is correct with respect to immunity? बच्चों क्वेश्चन ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बच्चों करेक्ट दे रखी है इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में? रिजेक्शन ऑफ अ किडनी ग्राफ्ट इज द फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, अभी पढ़ा था बच्चों। ग्राफ्ट रिजेक्शन में टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होती है। गलत दे रखा है फर्स्ट। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज नीड टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट द बाइट वाया वाइपर स्नेक, सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है भाई। वाइपर ने बाइट करा है मतलब क्या देंगे? एंटी वेनम देंगे। एंटी वेनम में क्या होता है? एंटी वेनम में होती हैं प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। एंटी वेनम में क्या होता है बच्चों? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है, क्योंकि यहां पर हमें क्विक इम्यून रिस्पॉन्स की जरूरत है, तो हम पैसिव इम्यूनिटी को फॉलो करेंगे। सही दे रखा है। द एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स पैथोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय टी लिम्फोसाइट्स, बच्चों वही उल्टा अभी बात करी। एंटीबॉडीज को कौन बनाती है? एंटीबॉडीज को बनाती हैं बी लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडीज को कौन बनाती है? बी लिम्फोसाइट्स। एनसीईआरटी एक बात भी कहती है, बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूसेस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ विच हैज 4 लाइट चेन्स, गलत दे रखा है ये। एंटीबॉडीज प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं कि नहीं होते? सर बिल्कुल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंटीबॉडीज के पास 2 लाइट चेन होंगी और साथ ही साथ बच्चों 2 हैवी चेन होंगी, इसीलिए हम बोलते हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है H2L2। क्या होता है? H2L2 होता है, राइट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहां पर? ऑप्शन नंबर 2 में सही स्टेटमेंट दे रखी। A certain patient is suspected to be suffering from acquired immunodeficiency syndrome। बच्चों एक पेशेंट है जो कि सफर कर रहा है, एक पेशेंट है बच्चों जो कि सफर कर रहा है अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि एड्स से। विच डायग्नोस्टिक टेक्निक विल यू रिकमेंड फॉर इट्स डिटेक्शन? कौन सी डायग्नोस्टिक टेक का आप इस्तेमाल करोगे रिकमेंड करने के लिए? डिटेक्शन मतलब इसको डिटेक्ट करने के लिए। विडाल टेस्ट दे रखा है बच्चों। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? विडाल टेस्ट होता है टाइफॉइड के लिए। विडाल टेस्ट बच्चों किसके लिए होता है? टाइफॉइड के लिए होता है। एलाइजा, सही है ना भाई। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है बच्चों? एड्स के लिए होता है एलाइजा का टेस्ट, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पर बेस्ड है, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पर बेस्ड है। या तो हम बॉडी में से एंटीजन लेकर, मतलब बेसिकली ब्लड का सैंपल लेंगे। बेसिकली बच्चों हम ब्लड का सैंपल ले सकते हैं यहां पर,
ब्लड के सैंपल से हम या तो एंटीजन का पता लगा सकते हैं या फिर उस एंटीजन के खिलाफ बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनी है उसका खिलाफ पता लगा सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? एलाइजा के लिए, सॉरी एड्स के लिए जो टेस्ट है वो एलाइजा होता है, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। ब्लड सैंपल से हम एंटीजन का पता लगा सकते हैं या फिर इस एंटीजन के खिलाफ जो हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई है उसका पता लगा सकते हैं, और हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि पर्सन इज HIV पॉजिटिव और नॉट। एमआरआई की बात करें, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई की बात करें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग किसके डिटेक्शन में काम आएगा? कैंसर के, राइट? पता लगा सकते हैं ना फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल चेंज इन लिविंग टिश्यू। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंज इन लिविंग टिश्यू। क्लियर? सही है, ओके। अल्ट्रासाउंड बच्चों, अल्ट्रासाउंड का तो हम प्रेगनेंसी के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे के बारे में जानने के लिए, तो ये तो एक जनरलाइज है। यस, करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 2। Consider the following 4 statements A to D regarding kidney transplant and select the 2 correct ones out of these। तो बच्चों क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि भैया मैंने 4 स्टेटमेंट्स आपको दे दिए। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों मैंने यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दे दी हैं किडनी ट्रांसप्लांट के रिस्पेक्ट में, किडनी ट्रांसप्लांट के रिस्पेक्ट में 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स का पता लगा। Even if a kidney transplant is proper, the recipient may need to take the immunosuppressants for a long time। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है बच्चों। माना किडनी ट्रांसप्लांट प्रॉपरली हो चुका है रेसिपिएंट के अंदर, लेकिन उसको तब भी काफी समय तक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स को लेना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है, ताकि वो स्टेबलाइज फॉर्म में रहे, ताकि वो ऑर्गन स्टेबल रहे। सही बात है ये। और इम्यूनोसप्रेसेंट्स का अगर आपको एग्जांपल जानना हो तो 2 एग्जांपल फेमस है इम्यूनोसप्रेसेंट्स के बच्चों। 2 एग्जांपल फेमस है, एक तो अपना कॉर्टिसोल और दूसरा साइक्लोस्पोरिन ए। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? साइक्लोस्पोरिन ए हो जाएगा। द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। बिल्कुल सही बात है बच्चों। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कौन दिखाता है? टी लिम्फोसाइट्स, एग्जांपल साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देंगी। तो सही बात दे रखी है यहां पर, द बी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ द ग्राफ्ट। अभी बात करी थी हमने, गलत है ये कि भैया सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सही बात है, और वो कौन करवाता है? टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो रिस्पॉन्स शो करती हैं उसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। कौन सा बोलते हैं बच्चों? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल क्यों? यस, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज बनाता है वो कहां मिलती है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा 90 से 92% क्या होता है? वाटर, फ्लूइड। ठीक है। द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक इंटरफेरॉन्स। गलत। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? साइटोकाइन बैरियर का पार्ट है। इंटरफेरॉन्स क्या है बच्चों? साइटोकाइन बैरियर्स का पार्ट है। क्या करते हैं ये? यस, इंटरफेरॉन्स आर पार्ट ऑफ साइटोकाइन बैरियर्स। यस, वायरस इन्फेक्टेड सेल से बचाते हैं नेबरिंग सेल्स को। इंटरफेरॉन्स की बात करें तो इंटरफेरॉन्स क्या है? इंटरफेरॉन्स की बात करें, साइटोकाइन बैरियर का पार्ट है बच्चों। वायरल इंफेक्शन से क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं नेबरिंग सेल्स को। अगर एक वायरस इन्फेक्टेड सेल होगी तो वो इंटरफेरॉन्स को रिलीज करेगी। याद कर लेते हैं। यस, अगर ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है तो इसको तो पता है ये मरने वाली है, ठाकुर तो गए हो। ठीक है, अब वायरस इन्फेक्टेड सेल मरने वाली है तो ये इंटरफेरॉन्स को रिलीज कर देगी। ये इंटरफेरॉन नेबरिंग सेल्स पर जाकर बाइंड करेंगे। ये इंटरफेरॉन्स क्या करेंगे बच्चों? नेबरिंग सेल्स पर जाकर बाइंड करेंगे, और नेबरिंग सेल्स को अंदर क्या करेंगे? एंटीवायरल कंडीशन को स्टिमुलेट कर देंगे। नेबरिंग सेल्स के अंदर क्या कर देंगे बच्चों? एंटीवायरल कंडीशन को स्टिमुलेट कर देंगे। बेसिकली देखो, कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि नेबरिंग सेल को पता चल चुका है यहाँ पर ये सेल वायरस से इन्फेक्टेड है और वायरस इसके अंदर भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तो ये कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाएंगे जो कि वायरस के इन्फेक्शन को रोक देगा। तो क्या किडनी ट्रांसप्लांट से इसका कोई रिलेशन है? नहीं, तो गलत है। कौन सी 2 स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही दे रखी है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV हैज अ प्रोटीन कोट एंड जेनेटिक मटेरियल विच इज। तो बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की बात करें तो उसके पास एक प्रोटीन कोट होता है। अभी मैंने आपको बताया था उस प्रोटीन कोट को क्या बोलते थे? P24
कैप्सिड याद है उसका? मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार जल्दी से। यस, देखो ये रहा कैप्सिड P24। प्रोटीन कोड एंड जेनेटिक मटेरियल। बच्चों जेनेटिक मटेरियल क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, याद करो। एचआईवी को हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। एचआईवी को हम क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का मतलब है जिसके पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होगा। इसके पास बच्चों आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होगा, मतलब कि यस बच्चों, जिसके पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होगा। आरएनए क्या होगा बच्चों? एज अ जेनेटिक मटेरियल होगा। क्यों? अब देखो क्या करेगा ये सेंट्रल डोग्मा को रिवर्स फॉर्म में फॉलो करेगा ना यार। डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, दिस इज द सेंट्रल डोग्मा। अब इसके पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से पहले आरएनए से बनाएगा डीएनए, देन फॉलो करेगा। तो रिवर्स फॉर्म में कर रहा है, इसलिए रेट्रोवायरस बोलते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है क्या? नहीं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए का तो मतलब ही नहीं है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा करेक्ट। तो इसके पास होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अब ये क्वेश्चन देखो, which one of the following is important as one of the first line of defense against inhaled and ingested pathogen? ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, समझना इस बात को ध्यान से। क्वेश्चन ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सा बच्चों एक इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अगेंस्ट इनहेल्ड एंड इंजेस्टेड पैथोजन। जो बात को सुनो, इनमें से कौन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन बहुत इंपॉर्टेंट है इनहेल्ड और इंजेस्टेड पैथोजन के खिलाफ, इनहेल्ड और इंजेस्टेड पैथोजन के खिलाफ एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब देखो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जनरली आता है फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जनरली हम बोलते हैं कि इसके अंदर फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर आता है। इसके अंदर क्या आएगा? फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर आएगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन इंपॉर्टेंट है इनहेल्ड और इंजेस्टेड पैथोजन के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की फॉर्म में। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जनरली फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर आते हैं। अब जरा मैं इसको ना थोड़ा सा तोड़ता हूं। फिजिकल बैरियर में बच्चों म्यूकस कोटिंग आती है एपिथेलियम की, ठीक है। अब आंसर आ जाएगा, देखो क्या है ये? सिक्रीटरी एंटीबॉडी है। क्या है ये? सिक्रीटरी एंटीबॉडी है। सिक्रीशंस में होती है, हाँ सिक्रीशंस में होती है, हाँ तभी तो सिक्रीटरी एंटीबॉडी बोल रहे हैं। कहां पर? सलाइवा में मिल जाएगी, मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। अब देखो इनहेल्ड और इंजेस्टेड, पहली बात तो आपको पता होगा सिक्रीटरी एंटीबॉडी है तो म्यूकस लाइनिंग के आसपास ही रिलीज होती है। अब इनहेल्ड वाला कहां जाएगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और इंजेस्टेड वाला डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इन दोनों ही जगह पर म्यूकस की कोटिंग होती है, तो आईजीए एंटीबॉडीज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल। तो यहां पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में बच्चा फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर ढूंढता है, लेकिन आईजीए एंटीबॉडी सिक्रेटरी एंटीबॉडी है, म्यूकस कोटिंग के साथ में प्रेजेंट होती है, सलाइवा में प्रेजेंट है, तो बेसिकली यही इंजेस्टेड इनहेल पैथोजन को मार देगी। आईजीजी एंटीबॉडी बच्चों प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, ये स्पेसिफिक फीचर है इसका, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस में मेजर इसका रोल होता है। वहीं बात करें आईजीएम एंटीबॉडीज की, तो ये फर्स्ट एंटीबॉडी होती है जो बॉडी में बनती है, फर्स्ट एंटीबॉडी होती है जो बॉडी में बनती है, और प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में इसका काफी ज्यादा रोल देखने को हमें क्या करता है? मिलता है। आईजीडी एंटीबॉडी मैंने आपको पहले बताया बच्चों बी लिम्फोसाइट्स के रिसेप्टर की फॉर्म में काम करती है। बी लिम्फोसाइट्स को कैसे पता चलेगा पैथोजन है या नहीं है? तो एंटीबॉडीज की मदद से पता चलेगा, मतलब बी लिम्फोसाइट्स के पास एंटीबॉडी ही एज अ रिसेप्टर के फॉर्म में होती है। Which one of the following statement is correct with respect to AIDS? तो बच्चों क्वेश्चन ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट दे रखी है एड्स के लिए। क्या पूछ रहा है बच्चों? क्वेश्चन ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट दे रखी है एड्स के रिस्पेक्ट में। द पॉजिटिव एचआईवी रेट्रोवायरस एंटर्स हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स दस रिड्यूसिंग देयर नंबर। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है भाई। एचआईवी जो होता है वो एक रेट्रोवायरस होता है क्योंकि इसके पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है और वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज करके उनको खत्म करता चला जाता है। जैसा कि हमने बात करी थी कि इनिशियली हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का काउंट होता है 1200 पर मिलीमीटर क्यूब, एचआईवी के इन्फेक्शन की वजह से वो लेस देन 200 पर मिलीमीटर क्यूब चला जाता है, इससे इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाता है। तो एचआईवी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। गलत। एचआईवी बच्चों साथ खाना खाने से नहीं फैलता, आपको सिंपल सी बात ये याद रखनी है
कि एड्स फैलता है थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। एड्स का इन्फेक्शन जो फैलेगा बच्चों किसके थ्रू फैलेगा? बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ही फैलेगा। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, साथ खाना खाने से नहीं फैलेगा। ड्रग एडिक्ट्स आर लीस्ट ससेप्टेबल टू एचआईवी इन्फेक्शन, गलत बात है। दे आर मोर ससेप्टेबल, दे आर व्हाट, दे आर मोर ससेप्टेबल। व्हाई दे आर मोर ससेप्टेबल? भाई ड्रग अब्यूजर से पर्टिकुलरली बच्चों हम यहां पर बात कर लेते हैं इंट्रावीनस वाले ड्रग अब्यूजर की बच्चों बात कर लेते हैं। एक ने इन्फेक्टेड सिरिंज लगाया, दूसरे ने लगा लिया, बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में आया, एड्स फैलेगा कि नहीं फैलेगा? बिल्कुल। एड्स पेशेंट्स आर बीइंग फुल्ली क्योर्ड 100% विद प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन। नहीं भाई, हम क्या बोलते हैं, एड्स के लिए जो हमारे पास ट्रीटमेंट है दैट इज पार्शियली इफेक्टिव। एड्स के लिए जो हमारे पास ट्रीटमेंट है उसको क्या बोलते हैं? पार्शियली इफेक्टिव है। वो पर्सन की, पेशेंट की लाइफ को बढ़ा सकता है, मरने से नहीं बचा सकता। पर्सन की जिंदगी को बढ़ा सकता है, मरने से नहीं बचा सकता। तो हमारे पास कोई 100% क्योर है ही नहीं। गलत। कौन सा सही दे रखा है? फर्स्ट ही सही दे रखा है। अब ये क्वेश्चन देखो, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ। तो बच्चों क्वेश्चन यहां पर कह रहा है इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, मस्कुलर पेन हो रहा है, फीवर है, एनीमिया है, ब्लॉकेज हो गया इंटेस्टाइनल पैसेज का। ये कॉमन सिम्टम्स किस बीमारी के हो सकते हैं? देखो अमोइबियासिस की बात करें तो इसमें एब्डोमिनल, इसमें बच्चों एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं हमें। इसमें एब्डोमिनल पेन और बच्चों क्या देखने को मिलते हैं? क्रैम्प्स। और देखो अमोइबियासिस को अमोइबिक डिसेंट्री बोलते हैं। डिसेंट्री में क्या होता है? लूज मोशंस अलोंग विद व्हाट, मतलब फीकल मैटर में ब्लड आना। तो स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, तो ये तो सही नहीं है। और साथ ही साथ बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है। एलिफेंटियासिस, इसमें क्या होगा? इसमें होगा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ lymphatic vessels of fine limbs। यस, एलिफेंटियासिस की बात करें बच्चों यहां पर क्या होगा? हाथी जैसा पैर हो जाएगा, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल्स में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है। कौन? वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी या वुचेरेरिया मलाई। एस्केरियासिस बिल्कुल सही है बच्चों। एस्केरियासिस ही वो बीमारी होती है पेट के कीड़े यानी एस्केरिस के थ्रू, जिसमें क्या होता है अगर सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो वो इंटेस्टाइनल पैसेज को ब्लॉक कर देता है। मतलब एस्केरिस का नंबर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पूरे के पूरे इंटेस्टाइनल पैसेज को वो क्या कर देगा बच्चों? ब्लॉक कर देगा। टाइफॉइड, भाई टाइफॉइड की बात करें तो इसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। यस, एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फीवर रहता है बच्चों काफी ज्यादा। अच्छा, यस, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एसिड in stomach, acid in stomach, saliva in the mouth, tears from eyes, all prevent microbial growth belong to which of the following barriers? एसिड बच्चों स्टमक के अंदर है, सलाइवा माउथ के अंदर है और टीयर्स आईज के अंदर है। तो ये माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहे हैं। कि किस बैरियर में प्रेजेंट होते हैं? तो देखो आपको पता है एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो जर्म्स को किल करता ही करता है। सलाइवा और टीयर्स की बात करें बच्चों, सलाइवा और टीयर्स की बात करो तो आपको पता है ना लाइजोजाइम प्रेजेंट होता है इनके अंदर, विच इज एंटीबैक्टीरियल एजेंट। विच इज एंटीबैक्टीरियल एजेंट मतलब वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर देगा, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर देगा। फिजिकल बैरियर की बात करें तो यार फिजिकल बैरियर में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आती है। फिजिकल बैरियर में बच्चों स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आती है एपिथेलियम की, क्योंकि ये फिजिकल बाउंड्री की फॉर्म में, क्योंकि ये फिजिकल बाउंड्री की फॉर्म में काम करते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर बिल्कुल सही है भाई। दीज आर व्हाट? प्रोडक्ट्स ऑफ फिजियोलॉजी। ये फिजियोलॉजी का पार्ट है, ये फिजियोलॉजी के प्रोडक्ट्स है, तो दीज आर फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेल्यूलर बैरियर की बात करें तो इसमें सेल्स आ जाएंगी। कौन कौन सी आ सकती हैं? पर्टिकुलरली बोलूंगा बच्चों न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये तीनों की तीनों फैगोसिटिक सेल्स हैं। ये तीनों की तीनों फैगोसिटिक सेल्स हैं। दीज विल परफॉर्म फैगोसाइटोसिस, दीज विल परफॉर्म फैगोसाइटोसिस। साइटोकाइन बैरियर की बात करें बच्चों कौन आ जाएगा एग्जांपल में? इंटरफेरॉन, जो कि वायरस के इंफेक्शन से बचाता है नेबरिंग सेल्स को, राइट?
तो हमने चारों बैरियर्स को क्लियर कर दिया एंड दे आर पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी व्हिच इज प्रेजेंट बाय बर्थ, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। कोई भी पैथोजन आ जाए किसी भी नेचर को, हमें तो सेम तरीके से मानना है। याद आ गई चीजें? अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन ऑफ HIV इन मैक्रोफेजेस इज। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं बच्चों कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है HIV के रेप्लिकेशन के लिए मैक्रोफेजेस में। पहली बात आपको बताया ना, इनिशियली जब HIV हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है तो सबसे पहले वो मैक्रोफेजेस को टारगेट करता है, क्योंकि उसको अपनी आर्मी बिल्ड करनी होती है। इसलिए मैक्रोफेजेस को HIV की फैक्ट्री भी बोला जाता है, मैक्रोफेजेस को HIV की फैक्ट्री भी बोला जाता है। तो बच्चों RNA पॉलीमरेज चाहिए कैसे? नहीं। DNA लाइगेज चाहिए क्या? नहीं। DNA पॉलीमरेज चाहिए क्या? नहीं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज चाहिए? बिल्कुल। भाई HIV क्या है? HIV रेट्रोवायरस है। HIV रेट्रोवायरस है मतलब इसके पास RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल है। इसके पास बच्चों RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल है। अब हमारी होस्ट सेल की बात करें, अब अगर हमारी होस्ट सेल की बात करें, हमारे पास DNA है, इसके पास RNA, हमारे पास DNA। क्या इन्फेक्शन कॉज कर सकता है? नहीं। RNA से क्या बनाना पड़ेगा? DNA। तो RNA से DNA बनाने के लिए इसको क्या चाहिए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। RNA से DNA बनाने के लिए क्या चाहिए? इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज चाहिए। RNA पॉलीमरेज क्या करता है बच्चों? RNA पॉलीमरेज ट्रांसलेशन में मदद करता है, प्रोटीन बनाने में। DNA लाइगेज लाइगेशन करने में मदद करेगा, लिंकिंग करने में मदद करेगा। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। DNA पॉलीमरेज की बात करें, रेप्लिकेशन में मदद करेगा। और एक गलती होगी मेरे से यहां पर बच्चों, RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है। किसमें मदद करता है? ट्रांसक्रिप्शन में, नॉट ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब जब हमें DNA से RNA बनाना होता है उस केस में, ठीक है? तो इस गलती को नहीं करना है, ट्रांसक्रिप्शन होगा। सो विद दिस बच्चों हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के क्वेश्चंस को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आपके लिए मैं अगेन वही बात बोलूंगा, कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करो, कंसेप्ट को अच्छे से बिल्ड करो, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो, एक एक ऑप्शंस को अपनी नॉलेज के साथ रिलेट करो, और जो भी गलत लगे या जो भी लगे कि ये अलग है उसको बाहर कर दो। सिंपल सा इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। राइट? थैंक यू।